अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो है कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका इसराइल इशू पे क्या स्टांस है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे गवर्नमेंट कौन से रूल्स अमेंड करने जा रही है और वैक्सीन जैब में किस तरह से एलिटिज्म चल रहा है और किस तरह से रेसिज्म चल रहा है और किस तरह से क्यू जंपिंग की जा रही है वैक्सीन हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की तरफ से, स्पेशली जो कि हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, किस तरह से वो क्यों जंप कर रहे हैं वैक्सीन हासिल करने के लिए। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि रेड लाइन में हम हाईलाइट करेंगे जो हमारे क्यूटेशन मार्क हैं और ग्रीन कलर में डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा उनके बारे में बताया जाएगा। येलो कलर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को हाईलाइट किया जाएगा, वाइल जो हमारे पास ब्लू कलर होगा उसमें हम बताएंगे अबाउट डिस्कोर्स मार्कर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला एडिटोरियल है वो है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ऑन इसराइल कि उनका क्या स्टांस रहा है। When a number of Arab countries established ties with Israel last year under the so-called Abraham Accords, the million-dollar question was and still remains when Riyadh would establish links with Tel Aviv। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है वो अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है जी? ये है कि जो अरब जो नेशंस हैं लाइक गल्फ नेशंस वो इसराइल के साथ जो अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही हैं उसको हम कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। यहाँ पे हमने रेड हाईलाइट किया है, ये डबल डैशेस के दरमियान सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि ये डबल डैशेस कोटेशन की एक टाइप है और ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देंगी। और डबल डैशेस वाले सेंटेंस को आप अगले सेंटेंस से जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है उससे अलग करके पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा रियाद एंड तल अवीव को हाईलाइट किया गया है इसलिए कि आपको डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रियाद जो है वो सऊदी अरब का कैपिटल है एंड जो तल अवीव है वो इसराइल का कैपिटल है। देयर हैज़ बीन स्पेकुलेशंस इन द मीडिया रिगार्डिंग सीक्रेट मीटिंग विद वन रिपोर्ट सेइंग दैट। तो स्पेकुलेशन होता है किसी चीज़ की क्या सराई करना या स्पेकुलेट करना, थ्योराइज करना, हाइपोथेसाइज करना। मीडिया में ये क्या सराइयाँ की जा रही हैं कि सीक्रेट मीटिंग हुई है किन के दरमियान? इसराइली प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू उनके दरमियान और सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान इनके दरमियान। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? नॉर्दर्न सऊदी रीजन में हुई है जिसको न्योम कहते हैं और ये लास्ट नवंबर में हुई है। Although Riyadh flatly denied the meeting took place, though Saudi officials, including all powerful crown prince, have softened their tone towards the Jewish state। अगरचा कि रियाद जो कि कैपिटल है सऊदी अरब का, उन्होंने डिनाई कर दिया है, इनकार कर दिया है कि इस तरह की कोई मीटिंग हुई है, लेकिन अगर हम क्राउन प्रिंस या दूसरे पावरफुल जो लोग हैं सऊदी अरब के उनको उनकी तरफ देखें तो हमें क्लियरली पता चलेगा जो उनका टून है, जो उनका लहजा है यूएस स्टेट की, यहूदी स्टेट की तरफ वो बड़ा नरम हो चुका है। इन द लेटेस्ट इंडिकेशन दैट एटीट्यूड्स आर चेंजिंग, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान recently told CNN that the normalization with Israel would bring tremendous benefit to the region। जी, तो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है? वो है प्रिंस फैसल बिन फरहान और उनका एटीट्यूड भी हमें बता रहा है कि जो ये टोन है ये सॉफ्टन हो रही है। जैसा कि वो कहते हैं कि इसराइल के साथ अगर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तो क्या होगा? ट्रिमेंडस बेनिफिट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा होगा रीजन को टोटली। In the same breath, he added that Saudi-Israel ties depend upon the establishment of Palestine State Riyadh Standard Line। तो ये भी उन्होंने साथ में कहा कि हमें रियाद की जो स्टैंडर्ड लाइन है वो ये है कि पैलेस्टाइन स्टेट बननी चाहिए, तभी ये टाइज भी बेहतर हो सकते हैं। क्लियरली हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। इसी तरह ब्लू कलर में दूसरे भी डिस्कोर्स मार्कर हाईलाइट किए गए हैं, लाइक प्राइमरली, हाउएवर एंड देयरफॉर। आप देख सकते हैं कि इनको सेंटेंस के दरमियान में भी आप यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकुलेशन स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और उसकी ब्यूटिफिकेशन को इन्हेंस करने के लिए मोस्टली यूज हो रहे होते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपना ऐसे लिखते वक्त हर पैराग्राफ में ये यूज करें डिस्कोर्स मार्कर्स, ताकि आपकी जो इम्पैक्ट है ऐसे का ये वो इम्प्रूव हो सके। क्लियरली एफर्ट्स आर अफुट। अफुट का मतलब होता है जी गोइंग ऑन, ये हैपनिंग, ये हो रही हैं, एफर्ट्स जारी हैं, कविश जारी हैं टू एस्टैब्लिश टाइज, ताल्लुकात बनाने के लिए। येट द थॉर्नी क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन एंड इट्स पीपल स्टैंड इन द वे, जबकि पैलेस्टाइन और इसके लोगों का जो सवाल है वो भी दरमियान में रहता है। द फैक्ट इज दैट देयर आर क्वाइट ए फ्यू कॉमन डिनोमिनेटर्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। तो हम वो डिनोमिनेटर्स देखते हैं जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान कॉमन है, वो कौन से हैं जी? पहला वो कहता है कि जी यूएस
लेड जियोपॉलिटिकल ब्लॉक, दोनों जो हिस्सा हैं यूएस लेड पॉलिटिकल ब्लॉक का, उसके अलावा जी बोथ आर एनिमस टुवर्ड ईरान। एनिमस का मतलब होता है एनिमी है, दुश्मन है, तो दोनों दुश्मन है ईरान के लिए। आगे आ रहा है हमारे पास जी डैश। डैश भी एक कोटेशन मार्क है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देगा। ए फीलिंग रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड का क्या मतलब होता है? रेस्पॉन्ड। ये एक फीलिंग है जिसका रिस्पॉन्ड किया गया है बाय इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से। हाउएवर, ताहम, while it was relatively easy for UAE and Bahrain to make public their ties with Israel, बहरीन और यूएई के लिए तो आसान था, यूएई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके लिए आसान था इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करना। सऊदी अरबिया को एक मुश्किल चैलेंज दरपेश है। क्यों? क्योंकि एज इट होस्ट इस्लाम हॉलिएस्ट साइट्स, क्योंकि इस्लाम की हॉलिएस्ट साइट्स को होस्ट कर रहा है। देयरफॉर, इसलिए इफ इट ओपनली कोट्स इसराइल इट विल बी सीन एज बिट्रेइंग द पैलेस्टीन काइज। अगर ये इसराइल के साथ ओपन तौर पे ताल्लुकात कायम करता है तो ऐसा लगेगा कि ये जो पैलेस्टीन काज है उसको धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है। यहाँ पे एक और पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, इनको बोलते हैं जी डबल कॉमास, और ये डबल कॉमास जो है ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं करेंगे। The fact is that the Arab states that have rushed to establish ties with the Israel have already ditched Palestine. तो हकीकत यह है कि जो अरब स्टेट्स हैं जिन्होंने ताल्लुक कायम की है इसराइल के साथ, उन्होंने ऑलरेडी डिच कर दिया है, डिसीव कर दिया है या ट्रिक कर दिया है फलस्तीन को। द पीस प्रोसेस इज प्रैक्टिकली डेड। पीस प्रोसेस खत्म हो चुका है, मर चुका है। व्हाइल द टू स्टेट सॉल्यूशन इज इन इंटेंसिव केयर रिपीटेडली बैटर्ड बाय ए रेपेशियस एंड अनफॉरगिविंग इसराइल। किस लिए ये खत्म हो चुका है जी? रेपेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, एवरेशियस और ग्रेस्पिंग, क्योंकि इसराइल ज्यादा से ज्यादा जो लैंड है उसको ग्रेस्प करना चाहता है, इसको फॉरगिव नहीं किया जा सकता, और ये वायबल पैलेस्टीन स्टेट भी नहीं देखना चाहता। और नॉन स्टार्टर्स लाइक डोनाल्ड ट्रम्प्स डील ऑफ सेंचुरी नॉटविथस्टैंडिंग, तो उन्होंने बताया है कि जो डील ऑफ सेंचुरी क्या थी, ये जो अरब और इसराइल के तल्लुकात को बहाल करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने काविश की थी, इनको बोलते हैं जी डील ऑफ सेंचुरी। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे मिली, एक अब्राहम अकॉर्ड मिला और दूसरा हमें मिला जी डील ऑफ सेंचुरी। डील ऑफ सेंचुरी पिछले कुछ एग्जाम में, लाइक पीएमएस के एग्जाम में, एमसीक्यूज में भी आ चुका है कि डील ऑफ सेंचुरी कौन सी थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डील ऑफ सेंचुरी यही थी कि जो कि तल्लुकात बहाल हुए इसराइल और गल्फ के दरमियान। इन सच ए सिनेरियो एनी मुस्लिम स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस रिलेशंस विद इसराइल हैज प्रीटी मच अबंडेंट पैलेस्टीन। इस तरह के सिनेरियो में कोई भी मुसलमान रियासत जो कि तल्लुकात कायम करती है इसराइल के साथ, वो किसी हद तक अबंडन कर रही है फलस्तीन को, फलस्तीन के काज को छोड़ रही है। जो हमारा अगला है एडिटोरियल वो है रूल्स अंडर रिव्यू। तो आइए देखते हैं कि कौन से रिव्यू हैं जो है कि अंडर रिव्यू हैं। एट लास्ट, आखिरकार, ये एज ए डिस्कोर्स मार्कर है, इसको हम हाईलाइट करना भूल गए हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, अटॉर्नी जनरल का आपको नाम मालूम होना चाहिए जिनका नाम है खालिद जावेद खान, अश्योर करवाया था उन्होंने टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन जन that government is prepared to review the controversial, के गवर्नमेंट तैयार है रिव्यू करने के लिए। कंट्रोवर्शियल क्या चीज है जी? रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, के वो रिमूव कर देगी या ब्लॉक कर देगी जो कि गैर कानूनी ऑनलाइन कंटेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ओवरसाइट एंड सेफगार्ड रूल्स कब इंट्रोड्यूस हुए हैं? 2020 में हैज बीन फुल्ड। इस जो एश्योरेंस थी इसको फुलफिल किया जा चुका है इन पार्ट कुछ हिस्से तक। आगे दरमियान में डैश भी है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रही है। एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड, मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बन गई है फॉलोइंग द एजीज रिकमेंडेशन, अटॉर्नी जनरल की रिकमेंडेशन में, टू द प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने की थी, क्या थी वो जी? फर्दर एंड ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन वर रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑफ कम्प्रिहेंसिव रूल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। तो ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा था? सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, कि ब्रॉड किस्म की कंसल्टेशन की जाए। किस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? विच प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एज इनविजिड अंडर आर्टिकल 19 एंड 19A। अगर आपको अब मालूम होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा जो राइट है वो हमें कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड कर रहा है, वो है जी आर्टिकल 19। और राइट टू इंफॉर्मेशन हमें कौन सा आर्टिकल दे रहा है, वो है आर्टिकल 19A। while also ensuring that social media platforms are not abused and material is not disseminated in violation of law। ये भी इंश्योर करना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी अब्यूज ना करें प्लेटफॉर्म को, और जो मटेरियल जो डिसिमिनेट करते हैं वो जी वायलेशन ऑफ लॉ ना हो। तो आप अगर कोई आर्गुमेंट कर रहे होते हैं अपने ऐसे में, उस अपनी स्टेटमेंट को आपने सपोर्ट करना होता है, अपनी ओपिनियन को आपने सपोर्ट करना होता है, तो
उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आप या तो फैक्ट्स कोट कर रहे होते हैं या आप कोटेशंस कोट कर रहे होते हैं। इसी तरह से लाइक के जैसा कि हमने हाईलाइट किया है ग्रीन में, इसी मकसद के लिए हाईलाइट किया है कि आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये तो याद होने चाहिए हर हाल में, ताकि आप अपनी ओपिनियन को सपोर्ट कर सकें। लाइक क्या अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप कोई बात करते हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे होंगे, तो आपकी जो अपनी स्टेटमेंट है या आपका आर्गूमेंट है उसको आप मजीद स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। इट इज टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन विद इन 30 days, तो 30 दिन में इन्होंने अपनी स्टेट रिपोर्ट ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट करनी है। परहैप्स विद द ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर एट द हेल्म ऑफ रिव्यू कमेटी, तो जी ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं शिरीन मिजारी हैं जी, वो एट द हेल्म ऑफ रिव्यू कमेटी, हेल्म का मतलब होता है कंट्रोल कर रही हैं। पाकिस्तान कैन होप फॉर ए बेटर आउटकम, पाकिस्तान बेहतरी की उम्मीद कर सकता है। वन दैट इज premised on upholding the rights of citizens over arbitrary and excessive expansion of powers of the state, जो कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स को अपहोल्ड करेगी और जो स्टेट की पावर्स में एक्सपेंशन हुई है एक्सेसिव और गैर मुनसिफाना है, इसको भी ये रोकथाम में मदद करेगी। इंडीड और हाउएवर, जैसा कि ब्लू में हाईलाइट हैं दोनों, तो ये डिस्कोर्स मार्कर हैं। The Attorney General admitted that it was a mistake to not involve relevant stakeholders in the process in a welcome acknowledgement. However, there are still valid reasons to remain wary. तो अटॉर्नी जनरल का ने एडमिट किया है कि उनकी मिस्टेक थी कि उन्होंने रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को इस प्रोसेस में शामिल नहीं किया, और ये अभी भी वैलिड रीज़न है जिसके बारे में हमें वेरी मतलब होता है कि हमें कॉशियस या केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फॉर वन, अकॉर्डिंग टू मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी, ये आप देख रहे हैं अगेन डबल कॉमा यूज हो रहे हैं। ये पंक्चुएशन मार्क्स की एक टाइप है जो कि फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर रही। द पिटिशनर्स हु आर चैलेंजिंग द constitutionality of the rules in court objected in hearing on April 1 to the one-sided composition of the review committee। तो रिव्यू कमेटी की जो वन साइड कंपोजिशन थी उन्होंने उस पर ऑब्जेक्ट किया है जी, क्योंकि मीडिया है ये डेमोक्रेसी के लिए मैटर करता है। while the government has assurance that stakeholders feedback will be taken in account, जो stakeholders हैं उनका जो फीडबैक है उसको भी अकाउंट में लिया जाएगा। we have heard this many times before, ये हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। अगेन डबल कॉमास हैं, अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रोक नहीं हो रहा। फ्रॉम बोथ द इनकम्बेंट एंड द प्रीवियस कोर्ट, जो मौजूदा इनकम्बेंट मीन जो मौजूदा हुकूमत है, एंड प्रीवियस गवर्नमेंट जो इससे पहले हुकूमत थी, एंड कंसिस्टेंटली हैड बीन लेट डाउन, और इस जो स्टांस था गवर्नमेंट का इसको कंसिस्टेंटली जो लेट डाउन किया गया है कि छोड़ दिया गया है। लास्ट ईयर्स कंसल्टेटिव प्रोसेस ऑन द न्यू रूल्स अमाउंटेड टू, आई वाज जो लास्ट ईयर कंसल्टेटिव प्रोसेस था वो जो न्यू रूल्स पे बनाया गया था, अमाउंटेड टू आई वाज का मतलब होता है कि इसको बहुत ही कम अहमियत दी गई थी। इंक्लूडिंग रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द कमिटी इटसेल्फ कैन हेल्प टू रिपेयर डैमेज, जो ये रेलिवेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यही लोग सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं जो ये ट्रस्ट जो एतमाद है जो डैमेज हो चुका है इसको, और जो प्रोसेस है उसको ज्यादा लिजिटिमेसी दे सकते हैं। अगर हम इसको मजीद क्रिटिकली देखें, हाउएवर ये अगेन डबल कॉमास के दरमियान है, ये डिस्कोर्स मार्कर भी है जो हम सेंटेंस के दरमियान में चूज कर रहे हैं, इसको आप सेंटेंस से पहले भी यूज कर सकते हैं। लाइक हाउएवर इवन मोर क्रिटिकली is that any meaningful consultation would lead to only one logical conclusion, one that has been voiced repeatedly by rights groups and digital experts। तो जी इसको हम लॉजिकल जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, वो ये होगा कि हम वॉइस करें जो राइट ग्रुप्स हैं, जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वॉइस को, दैट पाकिस्तान current digital governance structure is fundamentally antithetical to free and open internet in which citizens' rights are affirmed and digital innovation and commerce are allowed to flourish। जो पाकिस्तान का करंट डिजिटल गवर्नेंस का सिस्टम है वो एंटीथिकल है, मतलब मुखालिफ है फ्री या ओपन इंटरनेट का कि सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएं, और ये जो है डिजिटल इनोवेशन और जो कॉमर्स है वो अलाउ उसको नहीं कर सकता फ्लोरिश करने तक जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट फुली तौर पर कन्वे नहीं कर दिया जाता। Addressing this would require not only scrapping the new rules in the entirely, but drastically overhauling the Prevention of Electronic Crimes Act। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट कब पास हुआ था? ये 2016 में पास हुआ था। इस तरह के एमसीक्यूज भी अमूमन करंट अफेयर्स के ये जो पेपर होते हैं उसमें आते रहते हैं। तो ओवरहाल का मतलब होता है जी रिपेयर करना, मेंड करना, किसी चीज को ठीक करना जी। तो हमें ये जो रिपेयर करने की जरूरत है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है इसको या न्यू कानून बनाने की जरूरत है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इज द गवर्नमेंट प्रिपेयर टू लिसन टू इट्स पीपल एंड सी सच ए प्रोसेस थ्रू। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो तैयार है कि अपने लोगों की बात सुने और इस प्रोसेस को मुकम्मल करे।
जो हमारा लास्ट एडिटोरियल है वो है अबाउट वैक्सीन एलिटिज्म, कि किस तरह से वैक्सीन में जो एलीट क्लास है उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, लाइक पॉलिटिशियंस, लाइक सेलिब्रिटीज, और किस तरह से वो क्यू जंपिंग कर रहे हैं। द कल्चर ऑफ इंटाइटलमेंट, इंटाइटलमेंट का कल्चर क्या होता है जी? प्रिविलेज देने का, राइट देने का, किसी को प्रीरोगेटिव देने का जो कल्चर होता है, ये बहुत प्रीविलेंट है ना हमारी सोसाइटी में। और क्या अपीयर हो रहा है जी? हैव नॉट वेवर्ड, वेवर्ड नॉट ए विट। वेवर्ड का मतलब होता है जी ये कुछ भी वीकर नहीं हुआ, नॉट ए विट, थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट में भी ये वीक नहीं हुआ। इवन ड्यूरिंग दी नेशनल हेल्थ क्राइसिस, नेशनल हेल्थ क्राइसिस के दौरान भी ये जो एलिटिज्म का कल्चर है, कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ। रिपोर्ट्स हैव सरफेस, रिपोर्ट्स आई हैं कि जो 1400 वैक्सीन डोजेज हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्पेशली वो कौन से हॉस्पिटल्स थे देख रहे हैं आप, अगेन डबल डैशेस हैं जो फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर रही हैं और एक्सप्लेन भी कर रही हैं सेंटेंस को कि कौन से वो हॉस्पिटल्स थे। वो थे जी म्यू सर्विसेज और मजंग हॉस्पिटल। क्या हुआ है जी? उन पे या तो वैक्सीन मिसिंग हो गई है या वो फिर अनऑथराइज्ड पर्सन को एडमिनिस्टर कर दी गई हैं, या जो तीसरी बात थी वो ये है कि उनको स्पाइल कर दिया गया है। सिर्फ मजंग टीचिंग हॉस्पिटल में जो 350 वैक्सीन की डोजें थी उनको स्पाइल कर दिया गया है, एलिजिडली, मतलब जानबूझकर, क्योंकि इनकी जो इम्प्रॉपर स्टोरेज थी। इसकी वजह से जो एमएस थे वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है एक्सट्रीम एफिशिएंसी के जुमरे में। जो वैक्सीन है इन 3 हॉस्पिटल्स की वो प्रोवाइड की जानी थी इनाकुलेट करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल को, जिसमें से बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो सेलिब्रिटीज हैं और पॉलिटिशियंस हैं वो वैक्सीनेट कर रहे हैं आउट ऑफ टर्न अगेंस्ट जो है कोरोना वायरस के खिलाफ। कुछ मैनी हैव बीन ब्रेजन, ब्रेजन मतलब कुछ इतने भी स्ट्रेंज लोग थे कि एनफ टू पोस्ट वीडियोस ऑफ देमसेल्व्स गेटिंग द जैब, उन्होंने अपनी वैक्सीन रिसीव करने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हैं। ये हमारी जो आप कह सकते हैं कि मॉरल करप्शन जो है उसकी इंतहा है। However, हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। This is not to say that people who are eligible for the shots, including health professionals and citizens over 60 years of age, are signing up for them in droves. तो जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो 60 ईयर से अबव के लोग हैं, वो ड्रोव्स का मतलब होता है कि वो एक हर्ड हैं, वो एक फ्लॉक हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का और वैक्सीनेशन का। जो रजिस्ट्रेशन अभी 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये वेरी स्लगिश का मतलब है बहुत ज़्यादा स्लो है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो कुछ हैं उनके ऊपर हमने मीनिंग्स पुट कर दिए हैं ड्रोव्स लाइक, लेकिन स्लगिश के ऊपर मीनिंग इसलिए भी नहीं है या ब्रेजन है क्योंकि ये हम मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुके हैं और ये जो पिछले आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम उनके मीनिंग्स भी प्लेस कर चुके थे, और ये जो वर्ड्स हैं ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे होते हैं, तो इनके ऊपर हमने इसलिए मीनिंग पुट नहीं किए। स्लगिश का मतलब होता है स्लो, एंड ओनली ए मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ दोज एलिजिबल फॉर इनोकुलेशन और ऑन कोर्स टू रिसीव, और बहुत ही कम तादाद में लोग हैं जो इसको रिसीव करेंगे। अभी तक सिर्फ 0.8 मिलियन डोजेज वैक्सीन की एडमिनिस्टर की जा सकी हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने जो है फर्स्ट 2 कंसाइनमेंट्स जो परचेज की हैं वैक्सीन की, जो कि मिलियन की डोजेज हैं बन जाती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के मुताबिक जो और मिलियन ऑर्डर जो है मिलियन डोजेज का वो भी प्लेस किया जा चुका है, जो कि कमिंग मंथ्स में हम तक पहुंच जाएगा। ये भी रीश्योर कराने की ज़रूरत है कि इफेक्टिव कैंपेन चलाई जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो ये वैक्सीन है वो इनाकुलेट करें। बहुत सारे लोग अभी तक मतलब कि उनके सामने वो इस फियर में हैं कि वो रिस्क इन्फेक्शन बेटर है, कि वो इससे बेटर है कि वो साइंस पे ट्रस्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब तक जो साइनोफार्म वैक्सीन है उसके कोई भी जो पाकिस्तान मिनिस्टर की जा रही है उसके साइड इफेक्ट देखने में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाता है कि जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे सोरनेस हो सकती है आपको, उसके अलावा आप माइल्ड फीवर या थोड़ी सी एक्स जो अपने बॉडी में है मसल एक्स वो फील करते हैं, जो कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दी वैक्सीन। The Prime Minister Imran Khan and President Arif Alvi were diagnosed with COVID-19 after their first doses of vaccine is unfortunate. इमरान खान और आरिफ अलवी जो हैं उनको COVID-19 को डायग्नोज किया गया जब पहली डोज लगाने के बाद, लेकिन हमें ये देखना होगा कि उनको सिर्फ 2 दिन बाद COVID-19 को जो है वो पॉजिटिव आ गया वैक्सीन लगने के बाद। तो ऐसा क्यों कर हुआ? क्योंकि जो वैक्सीन है उसको अपनी इफेक्टिविटी शो करने के लिए कम से कम 2 वीक्स चाहिए, और उनको सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे, तो वैक्सीन कोई अपनी इफेक्टिविटी शो नहीं कर सकती। और उसके अलावा सेकंड डोज भी अभी वैक्सीन की उनको नहीं लगी थी। जो मेन वैक्सीन का बूस्टर है वो सेकंड डोज होती है।
तो इसका मतलब है कि वो जो कोरोना वायरस है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे वैक्सीन लगने से बहुत पहले। वैक्सीन सेप्टिक्स आर लाइकली टू सी इट एविडेंस ऑफ मेडिकेशन इनएफिशिएंसी। जो शक की निगाह से देखते हैं वैक्सीन को, वो इसको समझेंगे कि जो मेडिकेशन है वो इनएफिशिएंट है। जो सच मिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रोबस्टली काउंटर्ड, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने की जरूरत है। इट टेक्स अप टू 2 वीक्स आफ्टर रिसीविंग द सेकंड जैब फॉर इम्यूनिटी टू किक इन। तो 2 हफ्ते लग सकते हैं वैक्सीन डोज, जो सेकंड डोज है उसको हासिल करने के बाद। द थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 इज स्टीयरिंग अक्रॉस द कंट्री। जो तीसरी वेव है वो पूरे मुल्क में फैल चुकी है, स्पेशली पंजाब में, केपीके में। तो इसने बहुत ज़्यादा एसेंशियल कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है वैक्सीनेशन कैंपेन को कि उसका एक ट्रैक रखा जाए। बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में कराची के साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 10% है। यहाँ पे कोटेशन मार्क्स जो हैं एक बहुत ही यूनिक टाइप की कोटेशन मार्क है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन को एनहांस भी करता है कि आप ये सेमी कॉलन यूज़ कर रहे होते हैं, देन आप एक लगाते हैं जी डिस्कोर्स मार्क है, लास्ट वीक की जगह आप हाउएवर, देयरफॉर, सिमिलरली, लाइकवाइज कुछ भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप फिर कॉमा प्रेस कर रहे हैं, लाइक सेमी कॉलन और आपका डिस्कोर्स मार्कर्स एंड देन कॉमा। ये भी एक कोटेशन जो है हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है उसकी एक टाइप है। जो क्या थी पॉजिटिविटी रेशियो, लाहौर में 17% थी, पिंडी में 15% थी और फैसलाबाद में भी 15% थी। सैटरडे को 55,605 टेस्ट कंडक्ट हुए, जिनमें से 5,000 लोग जो पॉजिटिव है एंड जो कि सेकंड हाईएस्ट फिगर है इस साल का। 81% जो है सकम टू डिजीज, जो कि सकम टू डिजीज मतलब कि वो डिजीज को बर्दाश्त ना कर सके और उनकी डेथ हो गई। इवन दीज फ्रैटनिंग स्टेटिस्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेटिस्टिक्स हैं। ये इन्होंने इनका रिजल्ट क्या हुआ है कि यूके ने बैन कर दिया है, पाकिस्तान को रेड लिस्ट पे प्लेस कर लिया है ट्रैवलिंग के लिए। ये अगेन डबल डैशेस के दरमियान है, तो ये फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक कर देगा। रिस्ट्रिक्शन इज मोस्ट प्रोविंसेस हैव बीन फर्दर टाइटन, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी टाइट कर दी हैं। वेयर मास्क इन द पब्लिक और मैंडेटेड मास्क जो है पब्लिक प्लेस पे पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन इम्पोज किया जाना चाहिए ऑन स्पॉट, ताकि लोगों को ये रियलाइज कर हो जाए कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो SOPs को फॉलो करने के अलावा। ओनली बाई कलेक्टिव एक्शन कैन वी विन दिस बैटल। मुश्तरका इकदाम से हम ये जंग जीत सकते हैं। तो ये ब्रीफ एनालिसिस था हमारे जो 5 अप्रैल को एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं उनके बारे में। हम इन एडिटोरियल्स की जो PDF फॉर्म्स हैं वो लिंक में प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी क्यूरी की सूरत में जो कि हमने अपने फ्रंट पेज पे khanvirtualacademy@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं ये, और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।